जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएम टीचर क्लासेस यानी केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर के इस समय पेपरों का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यह वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इस पेपर के अंतर्गत प्रथम यूनिट के 1 बाय 1 चैप्टर को डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है यूनिट 1 से तीसरा टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन सिद्धांत और कार्य। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और उसके कार्यों की विवेचना करें। दोस्तों, एग्जाम में पूछता है कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और कार्य की विवेचना कीजिए, या शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या है और शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का वर्णन करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या है? देखिए, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दायित्व की सहभागिता है, यानी कि सभी को अपने अपने दायित्वों में सहभाग करना। देखिए, लोकतंत्रात्मक संगठन प्रबंधन एवं प्रशासन के दायित्व की सहभागिता के आधार पर कार्य करता है, यानी जिसका जो दायित्व हो वो अपने दायित्व का निर्वहन करे तथा एक दूसरे का सहयोग करे। यह नियंत्रण और दायित्व का वहन न केवल अपने सहकर्मियों से करता है अपितु छात्रों के साथ भी करता है। क्लियर है? क्योंकि प्रत्येक स्कूल में वह प्रत्येक मामले जो आगे रहने से संकोच करता है और कुछ शक्तियां अपने सहयोगियों को भी प्रदान करता है। चलिए, दूसरा आता है समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी सभी को समान अवसर देना, समान कार्यों का विभाजन करना, समान सहयोग करना। देखिए, एक लोकतांत्रिक संगठनकर्ता, प्रबंधन या प्रबंधक तथा प्रशासक अध्यापकों को सामाजिक रूप से अपने समान समझता है। वे उसकी साथी है, सहकर्मी है। देखिए, क्या एक प्रबंधकर्ता हो चाहे कोई हो, सभी को एक समान समझना, चाहे उसका साथी हो चाहे सहकर्मी हो, वह सहवक्ता हो तथा सहभागी कोई भी हो, सभी को एक समान समझना। लोकतंत्र में कोई अधीनस्थ नहीं होता है। स्कूल में यानी स्कूल को चलाने में, निर्णय लेने में वह सदा अपने सहयोगियों को विश्वास में लेता है। कोई भी प्रबंधक हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो सभी का सहयोग लेता है किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में। तो एक अच्छी प्रशासनिक होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम यानी सभी को अपने अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता होती है। जब व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ करता है तो उस कार्य में वो बेहतर करता है। अगर कार्यों को करने में बीच बीच में बाधा उत्पन्न हो तो वो उस कार्य को पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। तो स्कूल का लोकतंत्रीय मुखिया अपने अध्यापकों पर प्रतिबंध एवं निषेध नहीं लगाता है, यानी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या किसी प्रकार कोई विरोध नहीं करता है। अभी तो उन्हें उनकी जो शक्तियां है, प्रतिभाओं है, जो उनकी प्रतिभा है उसका प्रयोग करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अध्यापकों को कार्यान्वयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो जिसका जितना कार्य है वो अपने कार्य को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। नेक्स्ट आता है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी सभी एक दूसरे का सहयोग करें। सहयोग का सिद्धांत यानी लोकतांत्रिक संगठन चाहे प्रबंधन एवं प्रशासन का आधार होता है। स्कूल एक प्रकार की सहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? एक प्रकार की सहकारी, जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी वो स्कूल आगे बढ़ता है। जिसमें एक प्रकार के सदस्य यानी सभी प्रत्येक प्रकार के सदस्य सबके लिए और सबको एक दूसरे के कार्यों के आवश्यक कार्य करना आवश्यक होता है। सभी एक दूसरे के कार्यों को करना भी आवश्यक होता है। सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। टीचर प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल मैनेजर का और प्रिंसिपल टीचर का, अन्य सहकर्मियों का, सभी का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग करना होता है, तभी वो स्कूल आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आता है कि न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लोकतांत्रिक संगठन में, प्रबंधन या प्रशासन में स्कूल के मुख्य अध्यापक यानी जो स्कूल चलाता है, जो उसको देख रेख करता है, एक तरह का है प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, की ओर से पूर्ण न्याय की आशा की जाती है। यानी किसी प्रकार का कोई किसी के साथ किसी प्रकार कोई अन्याय ना हो। लोकतांत्रिक प्रबंधन तभी सफल कहा जा सकता है जब मुख्याध्यापक या जो प्रिंसिपल है, जो हेड है, सबके साथ न्याय करता है। लोकतांत्रिक प्रबंधन में सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें यथेष्ट महत्व प्रदान किया जाता है, उनकी योग्यता के अनुसार उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि व्यक्तिगत योग्यता की पहचान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ। इसके अंतर्गत यह पहचान की जाती की इच्छा और महत्वपूर्ण समझने जाने की कामना कार्य के मुख्य प्रेरक हैं। जैसे स्कूल संगठन, प्रबंधन और जो प्रशासन अध्यापक है से अधिक यानी जो कुशलता से कार्य संपादन करवा सकता है, यदि वह उन्हें यह अनुभव करवा दे कि प्रशासन को उनमें विश्वास है और जो कार्य वे कर रहे हैं उनमें प्रशासन की भी आस्था है। नेक्स्ट आता है नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। देखिए, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक का मतलब सभी का संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन को प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व चाहिए, यानी कोई एक लीडरशिप का चयन करने वाला चाहिए। स्कूल का संगठनकर्ता, प्रबंधक या प्रशासन में भी नेतृत्व के गुण विद्यमान होने चाहिए, ताकि वो अन्य उनका भी क्या कर सके, अनुसरण कर सके, सभी उनका अनुसरण कर सकते हैं। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सभी एक दूसरे के साथ वो समन्वय स्थापित कर सके। देखिए, यदि स्कूल में कोई लोकतांत्रिक की सफलता निश्चित बनानी है तो संगठन प्रबंधन या प्रशासक को समन्वय प्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए। उसे स्टाफ के सदस्यों की गतिविधियां का समन्वय, कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट के द्वारा नियोजित सीमित अथवा प्रभाग परिषद यानी जो फैकल्टी काउंसिल है उसके द्वारा करना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत समस्त स्कूल प्रोग्रामों के लिए प्रकाश स्तंभ अथवा मानदंड के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए, स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधन या प्रशासन को लचीला होना चाहिए, नीति में परिवर्तन अथवा दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जब जहां पे जैसी जरूरत पड़े वहां पे उस तरह के परिवर्तन होने चाहिए। यदि इस प्रकार के परिवर्तन से बेहतर परिणाम की आशा हो तो अच्छे परिवर्तन के लिए हमेशा अच्छे परिवर्तन के लिए और परिवर्तन क्यों होना चाहिए इस पर अड़िग रहना चाहिए। कार्य कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी।
देखिए, स्कूल प्रबंधनकर्ता यानी संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासक को स्टाफ के सदस्यों की रुचियों, उसकी योग्यताओं तथा उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कार्यों का वितरण करना चाहिए। जिस स्टाफ की जिस तरह की रुचि है, जो जिस कार्य को करने में निपुण है, उसको उसी प्रकार के कार्य का वितरण करना चाहिए, क्योंकि उसकी कार्य कुशलता जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र को बेहतर कर सकता है। इसके लिए या इसके द्वारा उसे उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान पर और उपयुक्त विधि एवं उपयुक्त समय पर नियुक्त करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट आता है कि आशावाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिज्म। देखिए, स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधक और प्रशासक को अपने दृष्टिकोण में मौलिक रूप से आशावादी होने चाहिए तथा अपनी नीतियों और प्रणालियों में संरचनात्मक होना चाहिए। उसे अपने प्रोग्रामों की प्रभाविता में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसे निराशावादी या अविश्वास से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। उसे संदेहशील नहीं होना चाहिए। जो कुछ करता है उसमें उसे विश्वास होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। सभी पे विश्वास करे, किसी तरह का कोई संदेहशील ना रहे। नेक्स्ट आता है कि स्टाफ की वृत्तिक प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द स्टाफ, यानी स्टाफ की वृत्तिक प्रगति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत संगठनकर्ता, प्रबंधक या प्रशासक की अधिकांश सफलता उसके सहयोगियों और उसके अधीनस्थों की कुशलता पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी स्कूल हो, संगठन हो, कोई एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उसमें लगे सभी व्यक्तियों का सहयोग होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। इसलिए उसे अपने स्टाफ की वृत्तिक प्रगति में रुचि लेना चाहिए ताकि वे सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और वृत्तिक प्रगति में सतत प्रक्रिया हो सके, यानी उसकी सतत विकास हो सके, उसके प्रोफेशनल डेवलप हो सके। नेक्स्ट आता है कि सापेक्ष मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वैल्यूज। इसके अंतर्गत समस्त निर्णय सापेक्ष मूल्यों के आधार पर लिए जाने चाहिए। स्कूल का कल्याण अथवा बहुसंख्यक छात्रों का कल्याण अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णायक कारक होना चाहिए। थोड़े कल्याण अधिक कल्याण के सम्मुख घुटने टेक देने चाहिए, यानी जो कम से कम कल्याण है, जिसमें ज्यादा फायदे हैं, तो कम वाले को त्याग कर ज्यादा वाले में ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या है। शैक्षिक प्रशासन के क्या कार्य है, तो बी सीयर्स ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए 5 क्रियाओं को आवश्यक माना है, जो इस प्रकार है। पहला प्लानिंग नियोजन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तीसरा डायरेक्शन निर्देशन, चौथा कोऑर्डिनेशन समन्वय, पांचवा नियंत्रण यानी कंट्रोल। हेगमन ने उपयुक्त घटकों में नायकत्व यानी लीडरशिप, ध्येय आदि को जोड़ा है। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा प्रकाशित ईयर बुक में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को निम्नलिखित कार्यकलापों को अति महत्वपूर्ण माना है, जो इस प्रकार है। नियोजन, प्लानिंग, प्रावधान करना, एलोकेशन, उत्प्रेरक, स्टिमुलेशन या मोटिवेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। विभिन्न विचारकों द्वारा बताए गए कार्यकलापों की संश्लेषित और विश्लेषित करने पर शिक्षा के प्रशासनिक प्रक्रिया को निम्नलिखित कार्यों में सम्मिलित किया गया है, यानी उसके निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया है। निर्णयन डिसीजन मेकर, नियोजन प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, संप्रेषण कम्युनिकेशन, निर्देशन करना डायरेक्टिंग,
समन्वय, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग, बजट बनाना, बजटिंग और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना। कुल 9 प्रकार। अब एक एक को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले निर्णय, डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग किसी भी कार्य को करने के डिसीजन लेना, किस प्रकार से क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने हैं, इसमें डिसीजन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो सही कार्य सही समय पे नहीं हो पाता है। देखिए, सभी संगठन में किसी कार्य का संपादन या क्रिया का आयोजन के संबंध में निर्णय करना होता है। इन्हीं निर्णयों के आधार पर संगठन में विभिन्न क्रियाकलापों व गतिविधियों का संचालन होता है। विद्यालय प्रशासन में प्रशासक को नित्य प्रति ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो रूटीन टाइप के होते हैं, यानी डेली वाइज। तो इन निर्णयों को लेने में उसे अधिक सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये निर्णय पिछले निर्णयों या पिछले नीतियों या पिछले नियमों पर आधारित होती है। परंतु प्रशासक को स्वस्थ और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए निर्णय की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को अपनाना चाहिए। जैसे नंबर 1, उद्देश्य और लक्ष्यों का स्पष्ट होना, ज्ञान। जो उद्देश्य हो, जो लक्ष्य हो, वो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, किसी प्रकार का कोई दुविधा ना हो। दूसरा, समस्या जिस पर निर्णय लिया जाना है उससे संबंधित सूचनाएं और मत या विचार आदि का संकलन। तीसरा, संकलित तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं को विश्लेषित करना, समझना और निर्णय लेना। चौथा, विश्लेषण तथा निर्णय के आधार पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करना। क्या विकल्प चयन करना है उस जो डाटा मिला है उसके आधार पर करना। नेक्स्ट आता है कि सभी उपलब्ध विकल्पों का उद्देश्य की पूर्ति के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना। नेक्स्ट आता है उस विकल्प का चयन करना जो अधिक निश्चित ढंग से उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में अर्थपूर्ण हो सकता है। दूसरा आता है नियोजन यानी प्लानिंग। किस प्रकार से योजना करना है, प्लान करना है। प्लानिंग का मतलब योजना करना, नियोजन करना, किस प्रकार से हमें किन कार्यों में कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस ढंग से करना है, इसका योजना तैयार करना। नियोजन का सामान्य अर्थ है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, उनकी कार्यप्रणाली, सहयोगी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों, सहायक सामग्री, वस्तुओं, सारगर्भित रूपरेखा बनाना, सभी चीजों की एक रूपरेखा तैयार करना। नियोजन करते समय कुछ ऐसी विचारणी बातें हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते हैं। जैसे हमारे समक्ष नियोजन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए हमें करना क्या है। अर्थात जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजना बनाई जाए वह पूर्णतः स्पष्ट और निश्चित हो कि हमें इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट आता है कि उद्देश्य निर्धारण के उपरांत उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची बना लेनी चाहिए। एक सूची बना लेने से किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, एक क्रमबद्ध रूप से हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा आता है कि इसके साथ ही साथ निश्चित करना चाहिए कि वे विविध कार्य किन प्रणालियों, विधियों द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। चौथा आता है कि प्रविधियों के निर्धारण के उपरांत उसके कार्यान्वयन में सहायक सामग्री का चयन एवं वर्गीकरण किया जाना चाहिए। देखिए, कोई भी योग्य एडमिनिस्ट्रेटर होता है या प्रशासक जो होता है किसी भी कार्यों को करने के लिए तो उपरोक्त बातों को हमेशा ध्यान रखता है। नियोजन करते समय उपरोक्त वर्णित विभिन्न बातों का समुचित समायोजन करना चाहिए। देखिए, इलियट तथा मेरिल ने विद्यालय योजना के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने के लिए बल दिया है। पहला, विद्यालय की शैक्षिक आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में उद्देश्यों का निर्धारण करना। यानी जो विद्यालय में शैक्षिक आवश्यकता है, जिन आवश्यकताओं की जरूरत है और तथा जो उपलब्ध संसाधन है उसी के आधार पे निर्धारण करना योजना। दूसरा,
समुदाय विशेष में विद्यालय की अपेक्षाएं तथा शिक्षा की आवश्यकता करना है, उसकी अपेक्षाएं तथा शिक्षा की आवश्यकता करना। तीसरा कि विद्यालय के विशिष्ट कार्यक्रमों तथा उसकी गतिविधियों का निर्धारण करना, किस प्रकार के कार्यक्रम करने हैं, कौन कौन सी गतिविधि करानी है। विद्यालय कार्यक्रमों की प्राप्ति हेतु इकाइयों का निर्माण और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। संपूर्ण विमर्शित योजना को व्यवहार में लाना, जितने भी प्रकार के विमर्श के माध्यम से जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उसको व्यवहार रूप में लाना यानी क्रियान्वयन करना। सतत रूप से किए जाने वाले व्यवहार तथा कार्यों का मूल्यांकन करना। उपयुक्त के आधार पर पुनः नियोजन की संभावनाओं को ध्यान में रखना। तीसरा आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या, प्रशासन में संगठन मूलभूत कार्य करते हैं। जेबी सीयर्स का कथन है कि यह कार्य करने का एक मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों, सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त इन सबके संयोग से हो सकता है। मशीन स्वतः ही कार्य कर सकती है। इसका संचालन मानवीय निर्णय इच्छा के द्वारा किया जा सकता है। संगठन के अंतर्गत दो प्रकार की व्यवस्थाएं निहित होती है, एक मानवीय व्यवस्था है और भौतिक व्यवस्था है। नेक्स्ट आता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। जैसा कम्युनिकेशन या संप्रेषण वह अवस्था होती है जिसमें आदेश, सूचनाएं, विचार, प्रश्न आदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। औपचारिक संगठन में इसका एक निश्चित स्वरूप होता है। ठीक है, संगठन में दायित्व व पदों का जो क्रम होता है उसके अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया भी कार्य करती है। जिसका जिस प्रकार का दायित्व है, जो पद है, जो क्रम है, उसी आधार पर उसके संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। शाला में यानी विद्यालय में संप्रेषण त्रिध्रुवी होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, समानांतर होता है और नीचे से ऊपर की ओर होता है। यानी जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं, अधिकारी वर्ग के व्यक्ति, वो नीचे की तरफ करते हैं। जो एक समांतर अधिकारी वर्ग से, कर्मचारी वर्ग से, ये समांतर कम्युनिकेशन होता है। नीचे से ऊपर की ओर यानी जो कर्मचारी वर्ग है वो अधिकारी वर्ग से कम्युनिकेशन करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। नेक्स्ट आता है पांचवा, डायरेक्टिव यानी निर्देशित करना, निर्देशन करना। देखिए निर्देशन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जेबी सीयर्स ने लिखा है कि प्रशासन में निर्देशन वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है, कार्य करने के लिए सूचना देता है तथा इन बातों का भी संकेत देता है कि वह कार्य को किस प्रकार करना है, किसको कब प्रारंभ और कब समाप्त करना है। यह निर्देशित बताता है। किसी को निर्देशित करना, कब करना है, कब खत्म करना है, ये डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है कि समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करने यानी प्रत्येक संगठन के दो प्रकार के समाधान जुड़े होते हैं। एक भौतिक, दो प्रकार के संसाधन जुड़े होते हैं, एक भौतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत भौतिक यानी भवन, उपकरण, साज सज्जा आदि सभी आते हैं। मानव संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के लगे हुए कर्मी या व्यक्ति आते हैं, जैसे प्रचार से लेकर अधिकारी वर्ग, शिक्षक, छात्र, ये सभी आते हैं जो मानव संसाधन के अंतर्गत है। प्रशासन का सबसे बड़ा कार्य यह है कि इन संसाधनों की शक्तियों का इस प्रकार न्यायोचित, सार्थक, मितव्यतापूर्ण प्रयोग करे जिससे संगठन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अगला आता है रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट तैयार करना। शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया में रिपोर्ट तैयार करने भी होते हैं, वो भी एक अपना महत्व होता है। शिक्षा प्रशासन को संगठन के संपूर्ण कार्यों का अवलोकन करके इससे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। बजटिंग यानी बजट बनाना। बजटिंग यानी बजट बनाने का अर्थ से स्पष्ट करते हुए डॉक्टर आर.सी. शर्मा ने लिखा है कि शैक्षिक आवश्यकताओं की सूची बनाना तथा
उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम को तैयार करना। इन कार्यक्रमों को वित्तीय पदों में अनुवादित करना ही बजटिंग होता है, बजटिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन भी प्रशासन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जबकि उसके परिणामों का उचित मूल्यांकन न कर लिया जाए। मूल्यांकन द्वारा हमें यह पता चलता है, हमें ज्ञात होता है कि हमने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की, इसके द्वारा हम जान लेते हैं। और अमुक कार्य में क्या दोष रहा, किन कारणों से हम अभिष्ट सफलता प्राप्त नहीं कर सके, यह मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है। मूल्यांकन के आधार पर हम अपने आगे के उद्देश्यों और विधियों, इन सारी चीजों का निर्धारण कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि हमने सफलता कहां तक प्राप्त किया, किन किन चीजों कमियां रही और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है कि आगे इस तरह की समस्याएं नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल पर जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने मोबाइल व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस वीडियो को जरूर लगाएं ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक ये टॉपिक मिल सके। धन्यवाद।